और अब खबर तफसील से। नीट पीजी 2021 ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने के मामले में मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में मरकज ने कहा है कि खाली 1456 मेडिकल की सीटों को पुर नहीं किया जा सकता है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि नीट 2021 के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर बंद किए जा चुके हैं। हुकूमत ने कहा कि इसे नीट पीजी 2022 को काउंसलिंग में रखना पड़ेगा। इससे कबल आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए मरकज से जवाब दाखिल करने को कहा था और सवाल किया था कि 1456 सीटें क्यों खाली थी और क्यों पुर नहीं की गई। और अब बात कानपुर तशद्दुद की करेंगे। कानपुर तशद्दुद केस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती कमेटी के चेयरमैन ने कानपुर के पुलिस अफसरान से मुलाकात की। अक़लियती कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि अक़लियती बिरादरी को डराने धमकाने और उनको मुजरिम बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस ने मुतनाज़ा पोस्ट करने वाले बीजेपी लीडर को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है, जबकि पुलिस ने पीएफआई के 3 अरकान के बैंक अकाउंट्स की छानबीन की बात कही है। खास रिपोर्ट देखिए। कानपुर तशद्दुद केस 50 गिरफ्तार, 147 गैर कानूनी जायदादों की निशानदेही। पुलिस अफसरान से उत्तर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती कमेटी के चेयरमैन ने की मुलाकात। शाहनवाज आलम ने अक़लियतों पर एक तरफा कार्रवाई का लगाया इल्जाम। पुलिस की जानिब से जारी पोस्टर में सिर्फ अक़लियतों की तस्वीर। कानपुर तशद्दुद केस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती कमेटी के यूपी चेयरमैन ने कानपुर के पुलिस अफसरान से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टर में दोनों तरफ के लोग शामिल हैं। 2-3 मसले हैं। एक तो पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, इंडिस्क्रिमिनेट गिरफ्तारियां हुई हैं। नाबालिग बच्चों के भी वीडियोस आप देख सकते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, पोस्टर्स भी जारी किए जा रहे हैं। हम लोगों ने ये बात की कि दूसरे पक्ष के भी बहुत सारे लोगों के मौजूदगी के या इस घटना में शामिल होने के एविडेंसेज हैं। आप उनके लोगों को अगर उसमें फोटो में नहीं डालेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। प्रशासन को इससे बचना चाहिए। कानपुर एक संवेदनशील जगह है, यहाँ के प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी होगी। कानपुर फसाद मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कानपुर तशद्दुद में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि शहरी इंतजामिया ने मुल्जिमान की 147 गैर कानूनी जायदादों की निशानदेही की है। ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही इन पर बुलडोजर चल सकता है। कानपुर तशद्दुद के बाद यूपी हुकूमत ने बड़ा कदम उठाते हुए 21 IAS अफसरान का तबादला किया है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का भी तबादला कर दिया गया है। कानपुर उत्तर प्रदेश में जुमा के रोज पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बीजेपी तर्जुमान के तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद फूट पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस बीच कानपुर में समाजवादी पार्टी के 3 अरकाने असेंबली ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। शहर में 3 जून को हुए तशद्दुद पर हो रही गिरफ्तारी के सिलसिले में मुलाकात की। अरकान असेंबली ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना से कहा कि बेकसूरों की गिरफ्तारी न हो और मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। अरकान असेंबली से बात किए हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक आज पुलिस कमिश्नर से मिलने आए। हमारे साथ कैंट विधानसभा से विधायक हसन रूमी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। रूमी साहब, किस तरह की बातें हुई, क्या आप लोगों ने बात की? देखिए, 3 तारीख से आज तक जो भी पुलिस कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं उसमें जो कमियां थी उन सबको लेकर हम आए। बहुत से लोग आज बेगुनाही थे, उनके बेगुनाहों के सबूत के साथ हम लोग ज्ञापन लेकर यहाँ आए। हम लोग ने मांग की कि जुडिशरी इंक्वायरी हो, जस्टिस की सुपरविजन में हो, जस्टिस सिटिंग जस्टिस के सुपरविजन में हो। ये सारी मांगों को लेकर आए तो कमिश्नर साहब ने भी कहा कि हम अब कोई गिरफ्तारी
जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे नहीं कराएंगे। और अगर आपको किसी को संदेह कुछ है तो मुझसे बताइए, और जॉइंट कमिश्नर को मैंने अपॉइंट किया इसमें, उसमें बताइए। इन सब बातों को लेकर आज हम सारे विधायक आए। हम लोग ने जानबूझ के 3-4 दिन 5 दिन हम लोग ने इंटरवीन इसलिए नहीं किया कि कोई हम लोग पे ये आरोप न लगाए कि सपा विधायक पुलिस को काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने 4-5 दिन का स्पेस दिया था। आज समय पूरा हो गया और हम चाहते हैं जल्दी हमारा शहर का सद्भावना का, भाईचारे का माहौल बहाल हो। तो जिस तरह से आपने देखा कि कैंट से विधानसभा से हसन रूमी साहब ने बड़ी बात कही कि अब बिना सबूत के कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसी बात पुलिस कमिश्नर कानपुर से हुई है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज एहतजाज किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा ने आज आहनत रसूल मामले में कैंपस में एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सदर जमहूरिया के नाम एक अर्जदाश जिला इंतजामिया को पेश की, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। साथ ही कानपुर में फिरकावाराना तसादुम के बाद एक तबके के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया। तलबा ने एहतजाजी मार्च मौलाना आजाद लाइब्रेरी कैंटीन से बाबे सैयद तक निकाला। हालांकि तलबा ने कैंपस से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालते हुए अर्जदाश देने का ऐलान किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कैंपस के सभी गेट को बंद कर दिया था ताकि तलबा कैंपस से बाहर न जा सकें। जिला इंतजामिया के जिम्मेदारान ने कैंपस पहुंचकर ही अर्जदाश ली। पथराव वथराव जिस तरह से आपने देखा कानपुर के अंदर पूरा माहौल बिगाड़ के रख दिया, और फिर देखा गया उस माहौल के बिगड़ने के बाद एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई हुई, दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, जो गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर लीगल इलीगल देखकर और उनको अगर लगता है कि बेगुनाह है तो उन्हें छोड़ा जाए, अगर गुनहगार है उन्हें जेल के पीछे डाले जाए। हमारा ये मकसद नहीं है कि गुनहगार को हम छुड़वाने आए, हम बेगुनाह की हिमायत में यहाँ आए। हम चाहते हैं कि नुपुर शर्मा जो इस विवाद की जड़ है, नुपुर शर्मा, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसके लिए कोई सजा तय की जाए, कड़ी से कड़ी सजा तय की जाए। उसे ये नहीं कि जेल में डालने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाए और उसे बेल दे दिया जाए, जैसे उससे पहले भी हो चुका है। हम चाहते हैं नुपुर शर्मा को कम से कम फांसी की सजा दी जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की सिर्फ एक ही डिमांड है कि नुपुर शर्मा को फांसी हो। ये सबसे शॉर्ट में डिमांड है हमारी। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती है तो उसे उम्र कैद की सजा दे, ये हमारी दूसरा पॉइंट है। ठीक है, नुपुर शर्मा की वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हुआ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है। हमारी जान, हमारी माल, सब कुछ उनके लिए कुर्बान, क्योंकि हम उनके सदक़े तौफ़ैल में ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नुपुर शर्मा को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे एहतिजाज करने जा रहे हैं और धरना लगाने जा रहे हैं, और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के तलबा स्टूडेंट भूख हड़ताल पर ही बैठे जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर हंगामा आराई के हवाले से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर जज है तो अदालतें खत्म की जाएं। कानपुर में जो कुछ हुआ वो सरासर बेईमानी है। पूरे मुल्क के मुसलमानों को दबाने के लिए कानपुर में मुसलमानों को सजा दी जा रही है। पत्थर दूसरे फरीक की जानिब से बरसाए गए और गिरफ्तारी मुसलमानों की हो रही है। मौलाना तौकीर रजा ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए 10 जून को एहतजाज करने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने एहतजाज को मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 जून को गंगा दशहरा है, इसलिए हम एहतजाज को अगली तारीख पर मुलतवी करते हैं, क्योंकि इस दिन गंगा दशहरा है। ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग कानपुर को दोहराने का काम कर सकते हैं कि हमारा देश अपने घर वालों की बात न सुनते दूसरे मुल्कों के दबाव में आकर गैरों की बात सुनकर अमल कर रहा है, लेकिन घर वालों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात का ज्यादा हमें अफसोस है। रहा कानपुर का सवाल, कानपुर में जो कुछ भी हुआ है वो सरासर बेईमानी है और कानपुर के जरिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबाने के लिए, उन्हें खौफजदा करने के लिए कानपुर के मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती किया जा रहा है। कानपुर में जो ऑर्गेनाइजर था, जिसने ऐलान किया था, जिसने कॉल दी थी, उसने अपनी कॉल वापस ले ली थी। प्रशासन के साथ समझौता उसका हो गया था। वहां सिर्फ इतना हुआ है कि जुमे की नमाज के बाद जो नमाजी मस्जिदों से निकले वो भीड़ की शक्ल में ही निकलते हैं, तो उस भीड़ को यह समझा गया कि ये प्रदर्शनकारी है और दूसरे पक्ष ने उन पर हमला किया, पथराव किया। सच्चाई यह है
हम एकता सद्भावना की बात करते हैं और एकता का ही संदेश देने के लिए आज हमने ये फैसला लिया है कि 10 तारीख का जो प्रदर्शन है, तो 10 तारीख को गंगा स्नान है। उस दिन औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी निकल के आते हैं, तो हमारे भी भीड़ निकलेगी, तो कहीं किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो, कोई टकराव ना हो जाए। तो उनकी डेट तो फिक्स है, हमारी डेट फिक्स नहीं है, हम आगे और पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञापन हम अपना 10 तारीख को ही देंगे। और हमने ये फैसला किया है कि फिलहाल ज्ञापन सिर्फ 4 लोग जाकर देंगे। बाकी जुमे के दिन के लिए हमारा ये ऐलान है 10 तारीख के लिए कि तमाम लोग जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, इस्लामिया में कोई नहीं जाएगा और तमाम लोग नमाज के बाद अपने अपने। दारुल उलूम देवबंद ने तौहीन मजहब से मुताल्लिक कानून को और सख्त बनाने का हुकूमत से गुज़िश्ता रोज मुतालबा किया है। दारुल उलूम देवबंद के इस मुतालबे की जहां मिली तंजीमों ने तायद और हिमायत की है, वहीं समाजी अफराद और माहिरीन कानून का कहना है कि हमारे मुल्क में पहले से ही कई कानून मौजूद हैं, बस जरूरत है तो इन कवानीन को सख्ती से अमल में लाने की और तौहीन आमेज कलिमात के जरिए मजहबी जज्बात मजरूह करने की कोशिश अंजाम देने वालों पर लगाम लगाने की। बिल्कुल बर वक्त बहुत अच्छा कदम है और हमारा भी मुतालबा है, बल्कि मुल्क में बसने वाले इंसाफ पसंद हर शहरी का मुतालबा होगा ये कि ऐसा कानून बनाया जाए जो किसी भी धर्म के लोगों के लिए, किसी धर्म के विशेष किसी शख्सियत के लिए अगर कोई तौहीन आमेज़ हरकत करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो गिरफ़्तार होना चाहिए। अभी बीजेपी ने जो कुछ किया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो ये पूरा नहीं है मामला, बल्कि बीजेपी को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। इसलिए कि मुल्क में जो माहौल इस वक्त में बनाया गया, इस माहौल से पूरी दुनिया में बदनामी हो रही हिंदुस्तान की। इस निंदा कानून हो या ना हो, ये तो एक अलग मसला है, क्योंकि कानून बहुत से हैं। इवन मर्डर के लिए भी कानून है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पनिशमेंट है, लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो मर्डर भी होते हैं, दूसरे कानून भी होते हैं, रेप पर भी कानून है, लेकिन रेप भी होते हैं। तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि एक दूसरे के जो मज़हब है उससे हम फॉलो ना भी करते हो तो उसका सम्मान करें, इज़्ज़त करें, एहतराम से देखें। एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो ये माहौल है उसको ख़त्म करना चाहिए। कि ये जनता के ऊपर एक नया कानून लाद देने की बात है, इससे कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो पुराने कानून हैं जो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, ये धार्मिक भावनाओं को बेइज्जत करने वाले जो कानून हैं उनको आप लागू करिए। यहाँ कानून पहले से मौजूद है, आप कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। इस निंदा कानून लाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज की दाखिला पॉलिसी को लेकर इन दिनों तनाजा चल रहा है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। दर हकीकत कॉमन यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट के साथ इंटरव्यू के 15% नंबर भी शामिल किए गए हैं। इस बात को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज आमने सामने हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के मेन गेट का मंजर है। इस गेट पर बायबाजों की तंजीम से ताल्लुक रखने वाले तलबा सेंट स्टीफन कॉलेज की दाखिला पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस गेट पर एहतजाज करने वाले तलबा का कहना है कि अगर इंटरव्यू को तस्लीम किया जाता है, अगर ऐसा हुआ तो इससे गरीब तलबा को नुकसान पहुंचेगा। एहतजाज करने वाले तलबा का मुतालबा है कि इंटरव्यू की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा को 20% वेटेज मिलना चाहिए। कॉमन एंट्रेंस के टेस्ट के माध्यम से तो आएंगे छात्र, लेकिन हमारा एक अपना अलग से एडमिशन क्राइटेरिया होगा जिसमें हम 15% इंटरव्यू के बेस पे छात्रों का दाखिला देंगे। अब ये उनका मनमाना फैसला है, जिसपे इसमें गलत यही है कि आप खाली जो प्रिविलेज स्टूडेंट हैं, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिला हुआ है, जिनको आप इंटरव्यू में उनको रखेंगे, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तो इंटरव्यू फेस करने के लिए, उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल में उस तरह का ना ही पढ़ाई होता है और ना ही छात्रों को उस तरह से तैयार किया जाता है। अब उस स्थिति में अगर हम मान के भी चले कि कोई अपवाद निकलता है, कुछ स्टूडेंट्स निकलते हैं जो स्टीफेंस का एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं,
तो कितनी संभावना होगी कि वो छात्र इंटरव्यू भी क्लियर कर पाएगा। ये भेदभावपूर्ण है, ये एलिटिस्ट है, ये एक्सक्लूजनरी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। जब सभी जगह एक नियम है पूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, तो ये स्टीफेंस कॉलेज का अलग एलिटिज्म है कि यहाँ से अंग्रेज चले गए देश से, लेकिन स्टीफेंस कॉलेज से नहीं गए। यहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। हम लोग इतने समय से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। जब पहला प्रोटेस्ट हमने स्टीफेंस कॉलेज के सामने किया इसको लेकर, तो बेशर्मी इतनी है कि उन्होंने मेमोरेंडम तक जमा करने से मना कर दिया। यानी कि ये संदेश दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के सिस्टम के बाहर, डेमोक्रेसी के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, सही में एग्जिस्ट करते हैं। सही में अगर अपनी ये प्रैक्टिसेस को जारी रखना चाहते हैं तो अपनी जेब से पढ़ाए ना छात्रों को। क्यों पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन का हिस्सा है? क्यों फंडिंग लेते हैं जनता के पैसे से? क्यों पढ़ा रहे हैं एलिट्स को? दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत सेंट स्टीफन कॉलेज एक ईसाई कम्युनिटी कॉलेज है जिसमें अक़लियती किरदार है। कॉलेज में रिजर्वेशन 50% ईसाई बरादरी के लिए लागू है, लेकिन कॉलेज ने हाल ही में नाफिज कॉमन यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट की पॉलिसी को तस्लीम किया है, लेकिन इसके आईनी हुकूक का हवाला देते हुए 15% इंटरव्यू के नंबरों को भी दाखिले के अमल का हिस्सा बनाया गया, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को खत लिखकर इंटरव्यू की पॉलिसी को लागू न कराने को कहा। इसके जवाब में कॉलेज की जानिब से कॉलेज की वेबसाइट पर एक नोट लगाया गया है। इंटरव्यू का इतलाक नोट में लिखे गए तमाम तलबा पर होगा। अक़लियती और गैर अक़लियती के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं होगा। 85% कॉमन टेस्ट दाखिला और 15% इंटरव्यू के नंबर। इसके साथ ही कॉलेज की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खत पर रोक लगाने की दरख्वास्त दायर की गई है। तो इस पूरे मामले में कानूनी माहिरीन का कहना है कि अक़लियती किरदार के हामिल इदारों को इनकी पॉलिसी समेत बहुत से हुकूक हासिल हैं। कि माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, उसके बेसिस पर ये पूरा इंस्टीट्यूशन बनता है। और एक बार जब बन जाता है तो उसमें अलग अलग जो राइट्स हैं, उस राइट में राइट टू डू एडमिशन जो है बच्चों का, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है। और उस इम्पॉर्टेंट राइट को एक्सरसाइज करने का जो पूरा अख्तियार है वो उस मैनेजमेंट के पास है। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है। सिर्फ इस बात का कैविएट है वहाँ पर, इस बात की एक कंडीशन है कि आप उसको आर्बिट्रेरीली नहीं करेंगे, अनरीजनेबल तरीके से नहीं करेंगे, मनमाने तरीके से नहीं करेंगे। तो अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस इख्तियार को एक रीजनेबल तरीके से करता है तो उसमें यूनिवर्सिटी का या यूजीसी का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं बनता कि वो उनको बताएं कि आप एडमिशन इस तरह करें। मरकज की तरफ से लाए गए कॉमन यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट के तहत इस बार अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले हो रहे हैं, लिहाजा अक़लियती किरदार के हामिल इदारे आर्टिकल 29 और 30 के तहत इंतजाम के हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सेंट स्टीफन कॉलेज में भी ऐसा ही हो रहा है, जिसको लेकर तनाज़ा हो गया है। अब ये मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट इस मामले में 6 जुलाई को समाअत करने वाला है। हाई कोर्ट को यह तय करना है कि आखिर सेंट स्टीफन कॉलेज के ज़रिए से इंटरव्यू का फैसला कितना सही है। हाई कोर्ट का इस मामले में जो भी फैसला है वो तमाम अक़लियती इदारों पर, उनके दाखिला पॉलिसी पर असरअंदाज होगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बात सफर हज की करेंगे। कर्नाटक में सफर हज 2022 की परवाजों का बेंगलुरु के हज भवन में इफ्तिताह हुआ। रियासती वज़ीर आला ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर बसवराज बोम्मई ने तमाम आज़मीन हज को कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मुबारकबाद दी और हज के दौरान मुल्क और रियासत के लिए दुआएं करने की अपील की। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्लाह कुट्टी ने शिरकत की। तो ये हज 2022 के लिए कुरानदाजी में नाम आने के बाद भी मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के जरिए सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है। रियासत से हज 2022 के लिए 3417 आज़मीन हज ने दरख्वास्त की थी, जिसके लिए मरकजी हज कमेटी के जरिए मध्य प्रदेश को 1780 आज़मीन हज का कोटा अलॉट किया गया था,
जब सभी आज़मीन हज ने सफर हज की फीस जमा नहीं की तो 379 आज़मीन हज की वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई और आज 87 आज़मीन हज की वेटिंग लिस्ट जारी की गई। सफर हज के मसारिफ जमा करने में आज़मीन हज की सुस्त रवी को लेकर MP स्टेट हज कमेटी के सेक्रेटरी सैयद शाकिर अली जाफरी कुछ इस तरह जवाब देते हैं। 30 मई 2022 तक हमने इसकी गाइडलाइन निकाली थी और जो आखिरी किस्त थी हमारी 1,75,150 रुपये, वो जमा करने के बाद ही जो है, और इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद 2100 रियाल वो सऊदी गवर्नमेंट इनको रिटर्न देंगी। यही मकसद था हमारा। अभी सभी का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ प्रोसेस में 70% जो है पैसा जमा हो। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अलकायदा को लेकर बड़ा बयान दिया है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मुल्क में मोदी जी की बासलाहियत क़यादत है और यहां पर किसी भी दहशतगर्द तंजीम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अलकायदा को वार्निंग देते हुए कहा है कि अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, कायदे से जाएगा तो फायदे से जाएगा। मुल्क के ऊपर हमला करने वालों का नाम और निशान तक मिट जाता है। मेरा एक बात कहना है कि अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, और कायदे से अलग जाएगा तो फायदे से जाएगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है, देश को या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाम निशान मिट जाता है, देश के ऊपर हमला करने की सोचे नहीं कभी। मोदी जी विराजमान है PM की कुर्सी। महाराष्ट्र HSC यानी 12वीं जमात के नताइज का ऐलान ऑनलाइन तरीके से किया गया। इस साल HSC इम्तिहान में 14 लाख से ज्यादा तलबा ने शिरकत की थी, जिन 94% तलबा ने कामयाबी हासिल की। 2021 के मुकाबले इस साल पास होने का फीसद बहुत कम रहा। इयत्ता 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित हुआ 1 बजे। इसमें अमरावती विभाग में इयत्ता 12वीं में 1,51,262 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए थे। उसमें से 1,50,110 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे और उसमें से 1,44,618 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। वो शेकड़ा जो है उसका प्रतिशत वो 96.34% विद्यार्थी इस परीक्षा में अमरावती विभाग से उत्तीर्ण हुए। तो वहीं आज महाराष्ट्र में SSC इम्तिहानात के नताइज का ऐलान हुआ है, जिसमें रियासत के दीगर हिस्सों की तरह अकोला में भी लड़कियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सुरैया फिरदौस मोहम्मद बशीर नामी तालिबा ने 600 में से 536 नंबरात हासिल करके उर्दू मीडियम स्कूलों में नुमाया मकाम हासिल किया है। वाज़ेह है कि अकोला में 90% मुस्लिम बच्चे उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हैं। मादरी जबान में तालीम हासिल करने का फायदा इम्तिहानात में भी मिलता है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।